Hello and welcome to the Sardani's Academy. Today we are going to discuss about a topic of history which is very much relevant for present situations. So how India gained independence? We have already discussed the total nationalism and freedom struggle. Now let us discuss about the concept of how India gained independence. So as you are watching the image, it is the image of 1945 and this is the image of 1971 when India partitioned into two halves, East Pakistan and West Pakistan, and now this East Pakistan is known as Bangladesh. तो अब इसे बांग्लादेश कहा जाता है, पहले ईस्ट पाकिस्तान 1947 में कहा गया था। तो अब ये पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान बोलिए चाहे केवल पाकिस्तान बोलिए, ये अब यही है। तो ये इंडिया हुआ करता था 1945 से पहले का, जो अब ये हो गया है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कांग्रेस के फॉर्मेशन से। 1885 में उस समय लॉर्ड डफरिन इंडिया के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। Lord Dufferin wanted to establish an organization in which there are educated, learned Indians. Those Indians will propagate the policies and schemes of Britishers in front of their own people. तो ये माइंडसेट था लॉर्ड डफरिन का, और इसी के लिए लॉर्ड डफरिन ने एक प्लान, एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने का मोटिव डेवलप किया। और इसके लिए उन्होंने यूपी के, उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एटा के रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनको बुलाया और इनसे कहा कि अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टैब्लिश किया, और ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम था, इस नाम को सजेस्ट किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी was called as the grand old man of India, and he was the first Indian who got the membership of British Parliament. तो ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट की मेंबरशिप दी गई थी, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1868 में इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, इन्होंने 1868 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट की थी, और उस टाइम इंडिया की पर कैपिटा इनकम इन्होंने 20 रुपीज़ आइडेंटिफाई की थी। तो ये थे दादा भाई नौरोजी। अ ग्रुप ऑफ मोस्टली वेल टू डू एंड वेस्टर्न एजुकेटेड हिंदू नेशनल्स मेट इन बॉम्बे टू फॉर्म द INC इन 1858। तो ये सब पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने INC को फॉर्म किया। एट फर्स्ट supported the British Raj and met to discuss issues that were concerned for urban and elite Indians. By early 1900s, the nationalism grew in the members of INC. तो 1900 के आसपास, मतलब 1902, 3, 4, 5, 1900 से लेकर के 1910 तक का जो टाइम है, इस टाइम में INC में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से फ्लरिश हुआ। Some supported the British but wanted more say in the government. तो कुछ लोग जो INC में थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो तो केवल रिक्वेस्टिंग मोड में हाथ जोड़ करके अंग्रेज़ों के सामने खड़े रहते थे कि आप ये कर दो, वो कर दो। करते वो ब्रिटिशर्स के, इंडियंस के फेवर में ही थे, लेकिन वो ब्रिटिशर्स को भी नाराज़ नहीं करना चाहते थे। इसीलिए ये कभी काफ़ी ज़्यादा पोलाइट वे में, हम्बल वे में, रिक्वेस्टिंग मोड में वो अपनी बातें मनवाते थे। मुस्लिम लीग 1906 में, 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है, जहां हिंदूज जो थे वो
आईएनसी को सपोर्ट कर रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, वहीं 1906 में मुस्लिम्स ने, वैसे इनका सबसे पहला जो सेशन हुआ था 1906 में, ये ढाका में हुआ था। तो ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश की गई। इन रेस्पॉन्स टू हिंदू नेशनलिज्म, leading members of the upper class Muslims community formed the Muslim League in 1906. Like the INC, the Muslim League petitioned the Britishers for more say in the government, also advocated for Indian Muslims and for laws and policies that would favor them. तो ये जो मुस्लिम्स थे, जैसे वक़ारुल मुल्क, सर सैयद अहमद खान, उन्मादुल मुल्क, इस टाइप के जो पढ़े लिखे अपर क्लास मुस्लिम्स थे, इन्होंने ये मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश की ढाका में। और हर साल जैसे आईएनसी के सेशंस होते थे, वैसे ही 1906 ऑनवर्ड हर साल अलग अलग जगहों पर मुस्लिम लीग के भी सेशंस ऑर्गेनाइज होने लगे। अब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया आए और इस डे को नेशनल इमिग्रेशन डे के फॉर्म में ऑब्जर्व किया जाता है। गांधी जी की पॉपुलैरिटी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी साउथ अफ्रीका में, तो उसी पॉपुलैरिटी के बिहाफ पर गांधी जी का भारत में भी काफ़ी स्वागत किया गया। तो गांधी जी ने अपना पॉलिटिकल गुरु बनाया गोपाल कृष्ण गोखले को, और गोपाल कृष्ण गोखले ने इनसे कहा कि अभी आप इंडिया में आए हो, अभी थोड़ा घूमो, भारत दर्शन करो, लोगों से मिलो उजलो, फिर उसके बाद कोई एक्शन लेना। तो ये 2 साल तक केवल घूमते रहे, भारत दर्शन करते रहे। और 1917 में 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहला सत्याग्रह इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। रिटर्न आफ्टर गांधी, रिटर्न आफ्टर गेनिंग फेम एंड सम सक्सेस as a defender of Indian rights in South Africa, known for his non-violent opposition of Britishers' policies in South Africa that introduced boycott, protest, march and fast. तो ये boycott, protest, march और fast ये गांधी जी के इक्विपमेंट्स थे, टूल्स थे, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी अप्लाई किए और इंडिया में भी अप्लाई किए। गांधी became a member of INC and promoted his ideas of reacting to unjust British laws using civil disobedience. तो इन्होंने काफ़ी सारे मूवमेंट्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किए। जैसे सबसे पहला मूवमेंट जो नेशनल मूवमेंट के फॉर्म में जाना जाता है वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, फिर 1930 में इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंट्रोड्यूस किया और यही सिलसिला जारी रहा आगे भी। Unlike many of the members of the INC, he was able to better connect with everyday Indians. तो INC के जो और मेंबर्स थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे और एलीट क्लास से आते थे, बहुत ही ज़्यादा एफ्लुएंट क्लास से आते थे। तो वो अपने आप को जो कॉमन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कॉमन लोग होते हैं इंडिया के, उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते थे और उनसे बातचीत करने में भी उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन गांधी में ये सारी क्वालिटी नहीं थी। गांधी वहीं बैठ करके, वहीं खा करके, वहीं बोल करके लोगों को बताते थे, बातचीत करते थे, लोगों को इम्प्रेस करते थे और इसी वजह से गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फर्स्ट मेजर प्रोटेस्ट टारगेट ब्रिटिशर्स लैंडलॉर्ड्स हु फोर्स्ड इंडियन फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो and to sell it at low prices instead of crops that would have made more dollars. तो जो सबसे पहला मूवमेंट था गांधी जी का वो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए बिहार में चंपारण में था। उस समय बिहार में ज़बरदस्ती किसानों से नील यानी कि इंडिगो की खेती करवाई जा रही थी, जिसकी वजह से किसानों की जो ज़मीनें थी ये ख़राब हो रही थी, इनफर्टाइल हो रही थी, बैरन हो रही थी, जिसकी वजह से और किसानों को इस पर डबल टैक्सेशन भी देना पड़ रहा था, जिसका नाम था तिन कठिया सिस्टम। तो ये तिन कठिया सिस्टम के खिलाफ किसानों ने गांधी जी को बुलाया। गांधी जी चंपारण गए और वहाँ पर
ये इंडिगो कल्टीवेशन कंट्रोल किया, रोका और ये सक्सेसफुल रहा पहला। लेकिन ये रीजनल सत्याग्रह माना जाता है, चंपारण बिहार तक ही ये केवल सीमित था। फिर इसके बाद अहमदाबाद, खेड़ा सत्याग्रह इन्होंने इंट्रोड्यूस किए जो गुजरात तक ही सीमित थे। तो ये इनसे कोई गांधी जी को बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिली, रीजनल सत्याग्रह थे, लोकल लेवल तक ही लोग समझ पाए, जान पाए इन्हें। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज द फर्स्ट नेशनल मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी। अब उसी बीच वर्ल्ड वॉर 1 भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो 1914 से लेकर के 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 रहता है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 द ब्रिटिशर्स ब्रॉट इंडिया इनटू द फाइट एंड मैनी इंडियन ट्रूप्स सर्व्ड ओवरसीज। बहुत सारे इंडियंस को दूसरे देशों में भेजा गया लड़ाई करने के लिए ब्रिटिश झंडे के अंदर में। In exchange, the Britishers promised it would gradually increase Indian participation in the British Raj। तो जब ये भेज रहे थे ब्रिटिशर्स लड़ाई करने के लिए, तो ये भी कह रहे थे कि जब ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा, अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को, तो ब्रिटिशर्स भी इंडियन पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करेंगे अपने राइट्स को डेवलप करने के लिए इंडिया में। इंस्टेड ऑफ मोर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, the government passed the Rowlatt Act और the Black Bills in 1919। तो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी देने की बजाय अंग्रेज़ों ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो उसके बाद रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, काला कानून इंट्रोड्यूस कर दिया। और ये रॉलेट एक्ट जो था ये था नो अपील नो वकील नो दलील एक्ट। नो अपील नो वकील नो दलील एक्ट का मतलब होता है कि जब भी किसी पर्सन को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके खिलाफ कोई ट्रायल नहीं होगा, कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई अपील नहीं होगी, कोई वकील नहीं होगा, केवल और केवल सज़ा सुनाई जाएगी। तो इसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है या ब्लैक एक्ट कहा जाता है। तो ये किया अंग्रेज़ों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाने के बाद। द एक्ट्स वर एनेक्टेड टू स्टॉप एक्सट्रीम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ and people suspected of acting against the government could be jailed without a trial। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया रॉलेट एक्ट लगा करके। और पंजाब में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को भी रॉलेट एक्ट लगा करके गिरफ्तार किया गया। तो 13 अप्रैल 1919 को उस दिन वैसाखी का त्यौहार था। तो वैसाखी मनाने के लिए अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के अहाते में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने एक जनसभा भी करना शुरू कर दिया कि सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को रिहा किया जाए। तो जनरल डायर ने अपनी पुलिस भेज करके जलियांवाला बाग मैसाकर को अंजाम दिया। तो ये है वो इमेज जो जलियांवाला बाग मैसाकर से रिलेटेड है। आज भी जलियांवाला बाग ऐसा ही है, चारों तरफ से वो क्लोज्ड है, बाउंड्री बनी हुई है और एंट्री और एग्ज़िट का एक इतना सा ही पैसेज है। और इस पैसेज पर पुलिस लगा करके ये गोलियां चलवाई गई, हज़ारों की संख्या में लोग मरे। गांधी जी कांग्रेस की इंक्वायरिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए जिसने जलियांवाला बाग मैसेकर को इंक्वायर किया। और गांधी जी और अदर मेंबर्स ने अंग्रेज़ों पर भी ये दबाव डाला कि इसकी जांच की जानी चाहिए और इंक्वायरी कमेटी बनाई जानी चाहिए। तो इसका अंग्रेज़ों ने जो इंक्वायरी कमीशन बनाया उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। और हंटर कमीशन ने माना कि 400 लोगों को मारा गया, 400 लोगों की डेथ हुई। तो जब वो अंग्रेज़ जिन्होंने खुद मारा है वो 400 कह रहे हैं तो 4000 के आसपास लोग मरे होंगे। It marked a turning point in India's history in that it left a permanent scar on Indo-British relations। तो इसने अंग्रेज़ों और भारतीयों के रिश्तों में बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट डाला और इसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए इंडियन और ब्रिटिश रिलेशंस ख़राब हो गए। प्रिल्यूड टू गांधी जीज फुल कमिटमेंट टू कॉज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। तो अब धीरे धीरे
बात उठने लगी कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ाद होना है, हमें अंग्रेज़ों से स्वतंत्र होना है। और इसके लिए अब नेक्स्ट मूवमेंट चलाया गांधी जी ने, जिसे होम स्पन मूवमेंट कहा जाता है। चरखा चला करके, जो लोग मानते हैं कि चरखा चला करके आज़ादी नहीं मिली है, लड़ कर के आज़ादी मिली है, तो उनको ये बताना ज़रूरी है कि बात आपकी बिल्कुल सही है। बिना लड़े कुछ भी नहीं मिलता, हमेशा हर व्यक्ति को लड़ना ही पड़ता है, चाहे वो रोटी के लिए हो, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे वो ज़िंदगी के लिए हो। तो लड़ाई तो कभी नहीं छोड़नी है। लेकिन चरखे का भी योगदान इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत रहा है। उस समय अंग्रेज़ जो भारत पर कब्ज़ा जमाए हुए थे, इतनी दूर आकर के क्यों जमाए हुए थे? और ज़्यादा अंग्रेज़ नहीं थे, वो भारतीयों को ही अपना गुलाम बना करके नौकरी दे दे करके उनसे काम करवा रहे थे। तो ये क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि उन्हें भारत से प्रॉफिट हो रहा था, भारत से वो अर्निंग कर रहे थे। और अर्निंग का सबसे बड़ा ज़रिया ये था कि ये यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, ब्रिटेन में प्रोसेस करते थे, कपड़े बनाते थे और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाते थे और उन्हें भारतीय बाज़ारों में बेचते थे। तो ये मर्चेंडाइजिंग का वर्क कर रहे थे, ट्रेडिंग का वर्क कर रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि अगर हम इनके कपड़े नहीं पहनेंगे, हम खुद अपने कपड़े बना करके पहनेंगे, तो अंग्रेज़ों को नुकसान होगा और अंग्रेज़ इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और अंग्रेज़ों को भारत से जाना पड़ेगा। तो इसी वजह से गांधी जी ने लोगों को मोटिवेट किया कि वो खुद अपना कपड़ा बनाएं, खुद अपना धागा बनाएं। और इसीलिए हर घर में चरखा उन्होंने मोटिवेट किया, चलाने के लिए कहा और अपने कपड़े खुद बनाने के लिए कहा, ताकि वो अंग्रेज़ों के कपड़े ना पहने। तो ये मेन मोटिव था होम स्पन मूवमेंट का। इन 1921 गांधी given leadership of INC and recognized the group with goal of Swaraj through the use of non-violent forms of protest। तो non-violent उनका मेन मोटिव था। तो नॉन वायलेंस को अगर इकोनॉमी से कनेक्ट किया जाए तो यही इकोनॉमी जनरेट होती है कि वो खुद अपने कपड़े बनाएं, खुद अपने कपड़े मार्केट में बेचें, सेल करें और अंग्रेज़ों के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करें। Britain's industrialization greatly diminished India's traditional economy and the British profit. Gandhi argued that India needed to be self-sufficient। तो गांधी जी का ये विचार था कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, इंडिया को अंग्रेज़ों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। One way to do this was to boycott British textiles and to make their own clothes. This was called the homespun movement। तो इसे homespun movement कहा गया। और ये पहली बार गांधी जी ने ही इंट्रोड्यूस नहीं किया था। गांधी जी से भी पहले 1905 में 1905 में स्वदेशी मूवमेंट और बायकॉट मूवमेंट लाए गए थे, जब बंगाल का पार्टीशन किया गया था, बंगाल डिवीज़न किया गया था। उस टाइम कलकत्ता के एसएन बनर्जी ने टाउन हॉल में स्वदेशी मूवमेंट और बायकॉट मूवमेंट को इंट्रोड्यूस किया और पूरे भारत में, स्पेशली बंगाल में जगह जगह पर बोन फायर्स हुए, बायकॉट हुआ अंग्रेज़ी सामानों का, गुड्स का, और स्वदेशी अपनाने पर विचार किया गया, बल दिया गया, लोग स्वदेशी अपनाने लगे, पहनने लगे कपड़े। लेकिन फिर 1905 के बाद धीरे धीरे ये सिस्टम ख़त्म हो गया और इस सिस्टम को फिर से रिजुविनेट किया गांधी जी ने होम स्पन मूवमेंट में। फिर आता है सॉल्ट मार्च 1930 में। तो जब गांधी जी जेल से रिहा हुए तो गांधी जी ने उस समय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इंट्रोड्यूस किया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इंट्रोड्यूस करने के बाद उन्होंने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से लेकर के गुजरात के नवसारी के डांडी गांव तक पैदल 240 मील तक 78 फॉलोअर्स के साथ मार्च किया। 12 मार्च 1930 को ये मार्च स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक वो लगातार चलते रहे
और 6 अप्रैल को डांडी में पहुंच करके गांधी जी ने हाथ से नमक उठाया और इस तरीके से नमक कानून तोड़ा और जगह जगह पर नमक कानून तोड़े जाने लगे और इस तरीके से सविनय अवज्ञा मतलब सिविल डिसोबीडियंस डेवलप हुआ। तो 1930 के बाद फिर गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। अब उस समय इंडिया में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया जाता है 1935 में और दूसरा 1937 में देश में इलेक्शंस होते हैं, प्रोविंशियल इलेक्शंस। आफ्टर द सॉल्ट प्रोटेस्ट, INC led by Gandhi entered into year of negotiations with the British Raj. Resulting law was the Government of India Act of 1935। तो लगातार निगोशिएशंस होते रहे। इन्हीं निगोशिएशंस के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। गांधी जी ने मना कर दिया, केवल एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो गए और फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। कोई बातचीत नहीं हुई। पूना पैक्ट हुआ, रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड डेवलप किए, डिक्लेयर किए, सब फेल रहे, बेकार रहे और इसी वजह से अंग्रेज़ों को एक यूनिफाइड, एक स्ट्रैटिफाइड लॉ लाना पड़ा जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा जाता है। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिए गए थे उन्हें एज इट इज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया गया, जैसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फेडरलिज्म, bicameral system in state, bicameral system in state, diarchy at center, ये सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंक्लूड किए गए थे, जिन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज़ इंक्लूड कर लिया गया और आज तक ये प्रोविजंस एज इट इज़ हैं। तो फेडरलिज्म, हमारा इंडिया जो है कंप्लीट फेडरल कंट्री नहीं है, ये क्वासी फेडरल कंट्री है और इस क्वासी फेडरलिज्म को 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से इंक्लूड किया गया था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जिसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के जो इलेक्शंस होते हैं, ग्राम प्रधान, सरपंच के जो इलेक्शंस होते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से होते हैं। इसके अलावा बाई कैमरल सिस्टम इन स्टेट, जो स्टेट में बाई कैमरल सिस्टम मतलब 2 हाउसेस बनाए गए, लोकसभा और राज्यसभा ये सेंटर में होते हैं और विधानसभा और विधान परिषद ये स्टेट में होते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला बाई कैमरल सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंट्रोड्यूस किया गया, जो आज भी चल रहा है। डायआर्की एट सेंटर, तो उस समय डायआर्की को स्टेट में इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इसे सेंटर में भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया और 2 लिस्ट बना दी गई, रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी। तो ये सारे सिस्टम आज भी एज इट इज़ वर्क कर रहे हैं, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद देश में इलेक्शंस होते हैं 1937 में, प्रोविंशियल इलेक्शंस। The first election took place. INC candidates won a majority of the provinces. Muslim League did poorly in the elections. Muslim League ने poorly इसमें विजय पाई, मतलब बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग ने जीतने में, सीटें जीतने में अच्छी बढ़त हासिल की और जो रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज थी यहाँ पर मुस्लिम लीग की बहुत बुरी तरीके से हार हुई। अब आता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप जिसे कहते हैं लाहौर रिजोल्यूशन 1940। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये मोहम्मद अली जिन्ना की इमेज है। 1940 में मुस्लिम लीग का सेशन होता है लाहौर में
और इस सेशन की अध्यक्षता करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना डिमांड करते हैं कि मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट कंट्री होनी चाहिए और इस सेपरेट कंट्री को वो पाकिस्तान के नाम से एड्रेस करते हैं और इसे पाकिस्तान रिजोल्यूशन कहा जाता है। तो ये पाकिस्तान रिजोल्यूशन लाहौर रिजोल्यूशन 1940 का ही पार्ट है। वैसे ये जो शब्द है पाकिस्तान, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट चौधरी रहमतुल्लाह ने कॉइन किया था, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना ने एज इट इज़ लाहौर रिजोल्यूशन में अडॉप्ट किया और 1940 से पाकिस्तान की डिमांड मुस्लिमों में बढ़ने लगी और 16 अक्टूबर 1946 को 16 अक्टूबर 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया और मुसलमानों से ये कहा कि अब आप अपना स्टेट डायरेक्टली लो। और लड़ाई झगड़े होने लगे, दंगे फसाद होने लगे, आगजनी होने लगी और फिर एक साल के अंदर ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया। जिन्ना feared that the Hindu dominated Congress would not negotiate for the best interest of Muslims। तो जिन्ना को ये डर था कि जो हिंदू डोमिनेटेड कांग्रेस है ये कभी भी मुसलमानों के लिए बात नहीं करेगी, कभी मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं सोचेगी। वर्ल्ड वॉर टू एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट 1939 टू 1945। तो 1939 से 1945 का जो समय रहा, इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंट्रोड्यूस हो गया था। ब्रिटिशर्स की कमर टूट चुकी थी और उस कंडीशन में गांधी जी ने ये बार बार ब्रिटिशर्स इंडिया को मनाने आ रहे थे कि इंडियंस जो हैं ये अंग्रेज़ों का सपोर्ट करें, तो इंडिया को आज़ादी के बारे में ब्रिटिशर्स सोचेंगे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जैसे अगस्त ऑफर लाया गया 1940 में, लॉर्ड लिथगो ने इसे प्रेजेंट किया, इसे रिफ्यूज़ कर दिया गया। क्रिप्स मिशन आया 1942 में, इसे रिफ्यूज़ कर दिया गया। और अब गांधी जी ये समझ गए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और डू और डाई का उन्होंने नारा दिया और 8 अगस्त 1942 को उन्होंने ये क्विट इंडिया मूवमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में। और उसी रात 8 और 9 अगस्त की रात 12 बजे ऑपरेशन ज़ीरो आवर चला करके ब्रिटिशर्स ने जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे उस समय, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, पटेल, सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया कि कोई लीडर ही नहीं होगा तो ये मूवमेंट चलाएगा कौन। और अगले दिन मूवमेंट चलता है, लीडरलेस मूवमेंट के रूप में चलता है। जो यंग ब्रिगेड थी, जैसे अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे लोग, इन्होंने इस क्विट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाया। मैनी अरेस्ट्स, प्रोटेस्ट, डिमॉन्स्ट्रेशंस रिजल्टेड। फिलहाल बढ़िया गया ये क्विट इंडिया मूवमेंट और इंडिया का फाइनली आज़ादी का दिन आ गया, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन 1947। द ड्रेन ऑन रिसोर्सेज फ्रॉम वर्ल्ड वॉर टू and the recovery from that war led the Britishers to give up their control of India by 2047. Despite Gandhiji's desire to keep India together, it was decided to divide the colony into two separate and independent nations, India and Pakistan. तो गांधी जी का ये विचार नहीं था कि भारत का पार्टीशन किया जाए, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने भारत और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और इसे माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू विल लीड इंडिया एंड मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान। तो जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिए गए और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के। इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन, मास वायलेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स coupled with large scale
migration result. Gandhi went on hunger strike to try to end the violence. तो गांधी जी ने आमरण अनशन किया. लास्ट आमरण अनशन का जनवरी में स्टार्ट होता है 1948 में, और 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या कर दी जाती है. गांधी was assassinated on January 30, 1948. The assassin was a Hindu extremist, Nathuram Godse. He accused Gandhi of complacency towards Muslims and blamed him for the suffering of the partition. तो नाथुराम गोडसे ने गांधी पर भारत के पार्टीशन के इल्ज़ाम लगाए और उनको भारत के पार्टीशन में हिंदू मुस्लिम दंगे और जो हिंदुओं के खिलाफ जितनी एट्रोसिटीज़ थी उसके लिए ब्लेम किया. गांधीज असैसिन वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ एंड हंग इन जेल इन नवंबर 1949. तो गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे को फांसी की सज़ा सुनाई गई और जेल में नवंबर 1949 में उसको फांसी दे दी गई. Gandhi died a martyr and his death was mourned by the entire world. तो गांधी जी की मृत्यु शहीद के रूप में हुई और उनकी डेथ पर पूरे विश्व ने आंसू बहाए. अब हम लोग ये तो अभी जो पूरा सिनेरियो था, ये पॉलिटिकल सिनेरियो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब थोड़े रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड हैं. तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में रिवोल्यूशन यानी क्रांतिकारी विचारधारा भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, जैसे HRA बनाया गया, HSRA बनाया गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं. तो पहले HSRA को, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को HRA कहा जाता था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन. तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया गया 1924 में, 1924 में कानपुर में, जब राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, योगेश चंद्र चटर्जी, सच्चिदानंद सान्याल, सचिंद्रनाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारी लोगों ने HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एस्टैब्लिश किया और योजना बनाई कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस को अंजाम दिया जाएगा. तो ये जो यूथ था इसने एक ट्रेन लूटने की योजना बनाई. ये ट्रेन शाहजहांपुर से इलाहाबाद जाती थी और रात में लखनऊ के पास काकोरी में 9 अगस्त 1925 को इसे लूटने की योजना थी. तो इसमें 8,000 रुपये केवल लूटे गए थे उस समय 1925 में. 8 डाउन ट्रेन थी ये, इस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन. ये 8 डाउन ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ आ रही थी और इसे लूट लिया गया. 40 लोग अरेस्ट किए गए. राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, ये 4 लोग ऐसे थे जिन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई. शचींद्रनाथ सान्याल, शचींद्रनाथ बख्शी, ये काला पानी की सज़ा सुनाई गई. अंडमान निकोबार सेल्युलर जेल भेज दिया गया. रॉबरी वॉज एग्जीक्यूटेड बाय राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, शचींद्र नाथ बख्शी, चंद्रशेखर आज़ाद, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल, मनमथ नाथ गुप्त. तो इतने सारे लोगों ने मिल करके ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस को अंजाम दिया था, जिसमें मनमथ नाथ गुप्त जो थे ये बहुत कम एज थी और बहुत ज़्यादा फ्लैम्बायंट, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत डर के साथ ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस को अंजाम दे रहे थे, ट्रेन को लूट रहे थे और उसमें किसी के भी मारने की कोई योजना नहीं थी. लेकिन गलती से मनमथ नाथ गुप्त से बंदूक चल जाती है और एक ट्रैवलर, एक यात्री की हत्या हो जाती है
और सारे लोगों पर हत्या के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और पूरे भारत में इनके धरपकड़ के लिए सेनाएं लग जाती हैं और इन्हें सबको पकड़ लिया जाता है। 4 लोगों को फांसी होती है, 2 लोगों को सजाए काला पानी होता है और 17 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। तो ये था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो 2026-27 तक ख़त्म हो चुका था और चंद्रशेखर आज़ाद अभी भी बच गए थे, ज़िंदा थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने इसी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को फिर से रीइंस्टिगेट किया, रीइंट्रोड्यूस किया HSRA बनाकर, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो अब क्या हुआ, 1928 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनता है दिल्ली के फिरोज़ शाह कोटला मैदान में। उस समय, आजकल ये क्रिकेट ग्राउंड है, उस समय खंडहर हुआ करते थे। तो इन खंडहरों में, फिरोज़ शाह कोटला के खंडहरों में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नई पीढ़ी के क्रांतिकारियों ने HSRA को एस्टैब्लिश किया। और उसके पीछे रीज़न ये था कि 1928 में लाहौर में अक्टूबर में साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उन पर लाठी चला दी गई और लाठी चार्ज होने की वजह से वो घायल हो गए और उनकी डेथ हो गई। तो डेथ हो जाने पर, पंजाब केसरी की डेथ होने पर, पंजाब के हर युवा इसका बदला लेना चाहते थे और भगत सिंह उनमें सबसे आगे थे। तो भगत सिंह और राजगुरु, सुखदेव जैसे यंग ब्लड्स ने ये सोचा कि अंग्रेज़ों को सबक सिखाना होगा और जिसने लाठीचार्ज किया है उसको हम मारेंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो उसको मारने के लिए लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस को अंजाम दिया जाता है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1928 में होता है, जब उस पुलिस ऑफिसर को मारने के लिए ये लोग एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं, लेकिन गलती से वो अधिकारी ना मार के दूसरे अधिकारी की हत्या हो जाती है, सॉन्डर्स की हत्या हो जाती है। और सॉन्डर्स की हत्या के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को पूरे भारत में पकड़ने के लिए फरमान जारी हो जाते हैं। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अब छुपते छुपते फिर रहे थे। तो भगत सिंह ने सोचा कि अब ऐसे तो ज़िंदा रहना मुश्किल ही है, तो एक और गूंगी बहरी सरकार के कानों में धमाका किया जाए। और 1929 में उन्होंने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक प्लान बनाया कि कैसे न्यूज़ में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को हाईलाइट किया जाए। तो इसलिए अब वो छुपते छुपते तो फिर ही रहे थे, पकड़ लिए जाते। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में उनको सज़ा हो जाती, मरना वैसे भी था, दोनों तरफ से, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई थी। तो उन्होंने सोचा कि मरना है तो लड़ते हुए मरें। और 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसे आजकल हम लोग इंडियन पार्लियामेंट कहते हैं, उस समय उसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास हो रहे थे। पूरी मीडिया इंडिया की वहाँ पर जमा थी और उस मीडिया में ये दोनों भी जाकर के बैठ गए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। और जैसे ही ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पास हुए और लोगों ने ताली बजाना, डेस्क थपथपाना शुरू किया, अचानक से इन दोनों ने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने
बीचों बीच सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हॉल में बम फोड़ दिया। उस बम से कोई हताहत नहीं हुआ, केवल धमाका हुआ था, धुआं उड़ा था, लोग इधर उधर भागने लगे। लेकिन ये लोग चाहते तो ये लोग भी भाग सकते थे, लेकिन भागे नहीं, वहीं पर खड़े होकर के इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। अंग्रेज़ों ने इन दोनों को गिरफ्तार किया और इनके खिलाफ लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के मुकदमे दायर किए गए और 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को लाहौर में, लाहौर की सेंट्रल जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। तो HSRA भी ख़त्म हो गया। अब एक और रिवोल्यूशनरी की बात करते हैं जो थे सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ। कटक में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस, जिसे आजकल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS कहा जाता है, तो इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की लंदन में। फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए ये, इन्होंने वो सब छोड़ दिया और पॉलिटिक्स में आ गए और इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1938 में हरिपुरा, 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के सेशन में ये अध्यक्ष चुने गए, प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए। तो 1938 में एक साल प्रेसिडेंट रहे, ठीक था। लेकिन 1939 में जब फिर से इनका नाम प्रपोज किया गया प्रेसिडेंट के लिए, तो महात्मा गांधी ने विरोध किया कि अगर बार बार सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर कांग्रेस में प्रेसिडेंट बनते रहे तो कांग्रेस धीरे धीरे नॉन वायलेंट से वायलेंट हो जाएगी। और इसी वजह से उन्होंने अपने कंटेस्टेंट पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ खड़ा किया। तो सुभाष चंद्र बोस ने ये कह के कांग्रेस छोड़ दी कि अगर गांधी जी ही ये समझते हैं कि मेरी वजह से कांग्रेस चेंज हो रही है या वायलेंट हो रही है, तो मुझे कांग्रेस में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की अपनी एक संस्था बनाई। ही अफेक्शनेटली कॉल्ड नेताजी वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से एड्रेस किया जाता था। दो महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू have garnered much of the credit for successful culmination of Indian national freedom struggle, the contribution of his no less. Although गांधी जी किसी का भी कंट्रीब्यूशन कम नहीं है, ना गांधी जी का, ना नेहरू का और ना ही सुभाष चंद्र बोस का। He has been denied rightful place in the annals of Indian history. He founded Indian National Army, जिसे आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है, टू ओवरथ्रो ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम इंडिया एंड केम टू अक्वायर लेजेंडरी स्टेटस फ्रॉम इंडियन मासेस। ही वॉज बॉर्न, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हिज फादर जानकी नाथ बोस वॉज फेमस लॉयर एंड हिज मदर प्रभावती देवी वॉज अ पायस एंड रिलीजियस लेडी। तो जानकी नाथ बोस एक लॉयर थे, प्रभावती देवी एक घरेलू महिला हुआ करती थी। ही वॉज द 9th चाइल्ड अमंग 14 सिबलिंग्स। तो 14 भाई बहनों में ये 9वें थे सुभाष चंद्र बोस। ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। ही टॉप्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जाम ऑफ कैलकाटा प्रोविंस एंड ग्रेजुएट विद अ फर्स्ट क्लास इन फिलोसफी फ्रॉम द स्कॉटिश चर्च कॉलेज इन कैलकाटा। तो फ़िलॉसफ़ी में इन्होंने BA किया और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे। इससे पहले कलकत्ता में इन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा फर्स्ट क्लास में पास की। ही वॉज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्वामी विवेकानंदा's टीचिंग्स एंड नोन फॉर पैट्रियाटिक ज़ील एज अ स्टूडेंट। तो ये स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे
और जब एक यंग ब्लड होता है, एक यूथ होता है, तो वो हमेशा पैट्रियाटिक फीलिंग्स से लबरेज और भरा हुआ रहता है, तो ये भी वैसे ही थे। टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज ही वेंट टू इंग्लैंड इन 1919 टू कंप्लीट फॉर ICS। तो 1919 में सुभाष चंद्र बोस लंदन जाते हैं, जहाँ पर वो ICS इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देते हैं और इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा अंकों से वो पास भी करते हैं। In England, he appeared for ICS competitive exam in 1920 and came out 4th in order of merit। तो 1920 में इन्होंने ICS का एग्ज़ाम दिया लंदन में और पूरे एग्ज़ाम की मेरिट में ये 4th लिस्ट पर रहे। However, he was deeply disturbed by the Jallianwala Bagh massacre and left his civil services apprenticeship midway to return to India in 1921। तो उसी बीच जलियांवाला बाग मैसेकर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड चर्चा में रहा न्यूज़पेपर्स में, बातचीत में, जिसकी वजह से इनका मन ICS की पढ़ाई कंटिन्यू करने में नहीं लगा और इन्होंने ICS की जो ट्रेनिंग चल रही थी उसको बीच में छोड़ करके 1921 में ये वापस इंडिया लौट आए। आफ्टर Returning to India, Netaji came under the influence of Mahatma Gandhi and joined in National Congress। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1921 में जब इंडिया आए तो गांधी जी से इन्फ्लुएंस होकर के उन्होंने ज्वाइन कर ली। उसके बाद इन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ वर्क करना स्टार्ट किया और देशबंधु चित्तरंजन दास को ही इन्होंने अपना पॉलिटिकल गुरु बनाया। In 1928, the Motilal Nehru Committee appointed by the Congress declared in favor of dominion status, but his, along with Nehru, opposed it, and both asserted that they would be satisfied with nothing short of complete independence for India। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है और इस नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की। डोमिनियन स्टेटस होता है कि हम लोग अपना फ्री इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम नाम ब्रिटिश क्वीन का ही लेंगे, ब्रिटिश प्रिंस का, ब्रिटिश किंग का ही लेंगे, उन्हीं के अंडर में हम काम करेंगे। तो इसे डोमिनियन स्टेटस कहा जाता है। ये डोमिनियन स्टेटस को रिजेक्ट कर दिया जवाहरलाल नेहरू ने, जो उनके बेटे थे मोतीलाल नेहरू के। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट की थी और उनके बेटे ने ही इसको डिस्कार्ड किया। और साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस ने भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही डिमांड किया कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस से कम कुछ नहीं स्वीकारेंगे। तो इस तरीके से नेहरू रिपोर्ट रिफ्यूज़ की सुभाष चंद्र बोस ने। ही ऑल्सो अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस लीग। उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की फॉर्मेशन भी कर दी। ही वॉज जेल्ड ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930। तो 1930 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया तो उन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नमक कानून तोड़ा और जेल गए। ही वॉज रिलीज्ड इन 1931 आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइन। तो जब गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ तो उस समय बहुत सारे प्रिजनर्स छोड़े गए थे, तो उनमें सुभाष चंद्र बोस भी छोड़ दिए गए। ही प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द गांधी इरविन पैक्ट एंड अपोज्ड द सस्पिशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, स्पेशली व्हेन भगत सिंह एंड हिज एसोसिएट वर हैंग्ड। तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी इरविन पैक्ट का विरोध किया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्यों बंद कर दिया गया, इस बारे में भी उन्होंने अपने विचार रखे। भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु की फांसी पर सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत ही ज़्यादा तीखी प्रतिक्रिया दी। ही वॉज सून अरेस्टेड अगेन अंडर द इनफेमस बंगाल रेगुलेशन। तो जब बंगाल रेगुलेशंस लाए गए तो इन्हें फिर से एक बार गिरफ्तार कर लिया गया। आफ्टर अ ईयर ही वॉज रिलीज्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स एंड वॉज बैनिश्ड फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। तो
अब इन्हें मेडिकल ग्राउंड पर रिहा किया गया 1 साल बाद, और फिर ये इंडिया से यूरोप के लिए बैन कर दिए जाते हैं, नहीं जाना होगा इनका यूरोप। He took steps to establish centers in different European capitals with a view to prompting politico-cultural contacts between India and Europe। तो अब ये जो इंडिया में नज़रबंद करके रख दिए जाते हैं कि इंडिया में ही इनको नज़रबंद में रखा जाएगा, इनके घर में डिटेंशन में। तो डिटेंशन में ये एक अफ़गानी पठान का भेष बदल करके अफ़गानिस्तान पहुंचते हैं, फिर अफ़गानिस्तान से ये यूरोप के डिफरेंट कैपिटल्स में ट्रैवल करते हैं। डिफाइंग द बैन ऑन हिज एंट्री टू इंडिया, ही रिटर्न टू इंडिया एंड वॉज अगेन अरेस्टेड एंड जेल्ड फॉर इंडिया। तो इनकी एंट्री इंडिया में बैन कर दी गई, तो ये इंडिया लौटे, तो लौटने पर फिर इन्हें जेल जाना पड़ा। आफ्टर द जनरल इलेक्शंस ऑफ 1937 कांग्रेस केम टू पावर इन 7 स्टेट्स एंड ही वॉज रिलीज्ड। तो 1937 में जब प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए तो उसमें कांग्रेस 7 सीटों पर 7 राज्यों में विजयी हुई, और इसी वजह से इन्हें फिर जेल से रिहा कर दिया गया। He was elected president of the Haripura session in 1938. During his term as Congress president, he talked of planning in concrete terms and set up a national planning committee in October that year. तो नेशनल प्लानिंग कमेटी जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी नेशनल प्लानिंग कमेटी को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए, और अक्टूबर 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी को एस्टैब्लिश करना लगभग तय हो गया। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टू द त्रिपुरी कांग्रेस सेशन टुक प्लेस। जब फर्स्ट टर्म इनका कंप्लीट हुआ हरिपुरा में, तब फिर सेकेंड टर्म के लिए इन्हें चुना जाने लगा, जो त्रिपुरी कांग्रेस के लिए चुनाव होने थे। लेकिन फिर गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा कर दिया, और पट्टाभी सीतारामैया में की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दी। उस समय 1938 और 39 में जब ये सब चल रहा था, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक एस्टैब्लिश किया। इधर त्रिपुरी सेशन के अध्यक्ष अब राजेंद्र प्रसाद अपॉइंट हो गए थे। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बादल छाए हुए थे। He brought a resolution to give the British 6 months to hand India over to Indians, failing which there would be a revolt। तो उसी बीच सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया कि 6 महीने के अंदर ये इंडिया को खाली कर दें, नहीं तो इंडिया में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हो सकता है। There was much opposition to rigid stand and he resigned from the post of president। Forward bloc established की। Now started a mass movement against utilizing Indian resources and men for the Great War। There was a tremendous response to his call and he was put under house arrest in Calcutta। तो एक बार फिर से इन्हें कलकत्ता में हाउस अरेस्ट में रख दिया गया, डिटेंशन में रख दिया गया। जनवरी 1942 में ये जाते हैं अफ़गानिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान से पहुंचते हैं सिंगापुर, फिर सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस जैसे इंडियन रिवॉल्यूशनरीज से इनकी मुलाकात होती है। कैप्टन मोहन सिंह इनको आज़ाद हिंद फ़ौज हैंडओवर कर देते हैं। आज़ाद हिंद फ़ौज में वो सैनिक लिए गए थे जो इंडिया के बाहर फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलग अलग कंट्रीज़ में अरेस्ट किए गए थे। तो वो अरेस्टेड सैनिक आज़ाद हिंद फ़ौज में थे और भारतीयों को आज़ाद कराने के लिए वो लड़ना चाहते थे। इसी वजह से कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को हैंडओवर कर दी सिंगापुर में। जनवरी 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो बर्लिन से अपना ब्रॉडकास्ट किया कि अब समय आ गया है, अब
अंग्रेज़ों को निकलना होगा। जुलाई 1943 में सिंगापुर आते हैं जर्मनी से। सिंगापुर में वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की कमान रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह से लेते हैं, आज़ाद हिंद फौज एस्टैब्लिश करते हैं। ही वॉज हेल्ड एज नेताजी बाय द आर्मी एज वेल एज बाय द इंडियन सिविलियन पीपल इन ईस्ट एशिया। आज़ाद हिंद फौज जो थी ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए अब आती है सिंगापुर से इंडिया की तरफ। अंडमान निकोबार आइलैंड पर कब्ज़ा जमा लिया जाता है। अंडमान निकोबार आइलैंड आज़ाद हिंद फौज के अंडर में आ जाते हैं। फिर अंडमान निकोबार से रंगून के लिए ये लोग आगे बढ़ते हैं। जनवरी 1944 में आज़ाद हिंद फौज क्रॉस्ड दी बर्मा बॉर्डर एंड स्टड ऑन इंडियन सॉइल ऑन मार्च 18, 1944। 18 मार्च 1944 को म्यांमार के बॉर्डर से इंडिया की तरफ एंट्री लेते हैं आज़ाद हिंद फौज के सैनिक। उस समय नागालैंड, मणिपुर पर कब्ज़ा जमाना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जापान को सरेंडर करना पड़ता है। तो जापान और जर्मनी की डिफीट की वजह से आईएनए के सोल्जर्स को अब ना तो रसद मिल पाती है, ना खाने पीने का सामान मिल पाता है, जिसकी वजह से अब ये आईएनए के सैनिक इधर उधर भागने लग जाते हैं। बहुत सारे सैनिक की हत्या हो जाती है, बहुत सारे सैनिक पकड़ लिए जाते हैं। उधर जापान के सरेंडर करने के बाद 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस ताइवान से एक एरोप्लेन पकड़ते हैं इंडिया आने के लिए। वो एरोप्लेन क्रैश हो जाता है 18 अगस्त 1945 को। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये जो एरोप्लेन क्रैश था इसमें सुभाष चंद्र बोस की डेथ नहीं हुई और सुभाष चंद्र बोस अयोध्या में गुमनामी बाबा के रूप में रहे। लेकिन मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जब तक मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पर पहुंचना इम्पॉसिबल है। तो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स का। आज इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।